कभी पेपर लीक तो कभी आंसर की आउट नहीं हो रही। एनटीए की तरफ से हमें हर साइकिल में कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। रिफॉर्मेशन की बात हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, पता नहीं कितनी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। उम्मीद तो हमें पूरी है एंड आई होप सो हो भी जाए। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जो कि अपने एकेडमिक करियर के बारे में सपने देखकर बैठे हुए थे, जो स्टूडेंट्स ने अपनी 5 साल दिए हैं बैचलर्स मास्टर्स करके इस सब्जेक्ट को, क्या उसमें वो करियर बना ही नहीं सकते हैं जो उनको बनाना था? जो भी टाइम, कई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स से नहीं, मास्टर्स के बाद ड्रॉप करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं। कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के एग्जाम की तैयारी करने बैठे होते हैं। क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम नेट एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाली हूँ कि क्या अगर आप नेट नहीं तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो? कितना ज़्यादा वो ऑप्शन आप लोगों के लिए अच्छा होगा? कितना वो ऑप्शन आप लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होगा? ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में बात करते हैं। एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जो चाहता है, वो एस्पिरेंट की जर्नी होती है। वो बैचलर्स करता है, वो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करता है। मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से जो अपनी तैयारी नेट की चालू कर देता है, वो जल्दी क्वालिफाई करने के उसके चांसेस हाई रहते हैं। कई स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट करते हैं तो वो ड्रॉप भी लेते हैं अपनी मास्टर्स के साथ, मास्टर्स के बाद। और कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 30 की उम्र के बाद दे रहे होते हैं एग्जाम, तो वो जेआरएफ के लिए नहीं बट नेट के लिए एलिजिबल बचते हैं, तो वो नेट एग्जाम देते हैं। कि कम्युनिकेशन के प्रोफेसर बन गए बट उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इन इंग्लिश लिटरेचर या फिर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बनना है, तो वो नेट की तरफ जाते हैं आफ्टर 30। बट वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं बचते, मतलब कि फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं बचते। कई स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए देते हैं इस एग्जाम को। तो एमए की अगर फर्स्ट ईयर से आप तैयारी करते हो तो आप मानो 1 साल के अंदर अपनी तैयारी करके नेट क्वालिफाई कर लेते हो। बट इस टाइम पे कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मास्टर की स्टार्टिंग से भी तैयारी स्टार्ट करी, उनकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन नहीं रुक रहे हैं, वैकेंसीज तो नहीं रुकेंगी आपके नेट के रिजल्ट के लिए। बट एनटीए ने नेट का रिजल्ट रोक रखा है जून 2026 का। बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसका मतलब ये दिस इज अ साइन कि जो भी एस्पिरेंट्स ने सपना देख रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ सपने की बात नहीं करूंगी, मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कई स्टूडेंट्स अपने बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैंने 5 साल किसी डिग्री को दिया है, तो मैंने अगर इंग्लिश को दिया था अपने 5 साल, तो मैं भी चाहती थी कि मुझे रिटर्न्स तो मिले। मैंने भी तो पैसे लगाए हैं इस डिग्री के अंदर, तो मुझे इसका रिटर्न तो मिलना चाहिए। अपने 20s में अगर आप अर्न करना नहीं स्टार्ट करते हो, तो जो मेंटल टोल होती है वो बहुत ज्यादा खाती है, क्योंकि आपके दोस्तों की नौकरी लग रखी है, आपके रिलेटिव्स पूछ रहे हैं बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारे तो एग्जाम के रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, तुम तो कब से कह रहे हो कि तुम तैयारी कर रहे हो नेट की। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक और ऑप्शन है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका नेट एग्जाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, इस एग्जामिनेशन में आप लोग अपने एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन है उसको नेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने यहाँ से नेट को क्वालिफाई किया है, तो मैं किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये स्टेट स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे आपका एग्जाम भी स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी स्टेट लेवल पे ही वैलिड मानी जाती है। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज अगर आती हैं तो उसमें क्या होता है, अगर सेंट्रल हो और स्टेट हो, तो मैं क्या नेट क्वालिफाई करके सब में अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। जेआरएफ और नेट क्वालिफिकेशन में मैं किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में बैठ सकती हूँ, क्योंकि मैं एलिजिबल हो जाती हूँ। ये साफ साफ आपके नोटिस में लिखा हुआ आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यू नीड टू हैव नेट क्वालिफाइड। अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है, आप आराम से एग्जाम के लिए बैठो। अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, तो अगर मैंने राजस्थान का सेट क्वालिफाई किया है, तो मैं राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में बैठ सकती हूँ उसको यूज करते हुए। बट यही आर सेट को अगर मैंने क्वालिफाई करके सोचा कि महाराष्ट्र की वैकेंसी में मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं होगा महाराष्ट्र की वैकेंसी में। अच्छा, जेआरएफ की बात अगर हम करें, तो नेट एग्जाम तो हमें जेआरएफ देता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब 37,000 प्लस उसके ऊपर एडिशनल आपको अमाउंट मिलती है फॉर योर रिसर्च।
एंड ये होता है जेआरएफ का अमाउंट, उसके ऊपर से एसआरएफ और इंक्रीज्ड अमाउंट होती है। बट क्या सेट एग्जाम में आपको जेआरएफ अमाउंट मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है, यहाँ पे देयर इज नो जेआरएफ गाइस। ये आपको सिर्फ एलिजिबल बनाता है, ये आपको कोई भी रिसर्च का स्टाइपेंड या पैसा नहीं देता। अगर हम बात करें नेट की, तो ये साल में 2 बार ही होता है। स्टेट एग्जाम जो होता है आपका, ये साल में 1 ही बारी होता है, और वो भी कई बारी नहीं भी होता है। अच्छा, अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो नेट एग्जाम आपका लाइफ टाइम वैलिड है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है, बट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वो लाइफ टाइम वैलिड माना जाएगा। बट अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम की है, बट अगेन स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये मैंने आपको दूसरा ऑप्शन तो बता दिया, बट ये दूसरा ऑप्शन आपको उतना लूरिंग नहीं लगा होगा। सेट एग्जाम क्वालिफाई करना इज अ एड ऑन गाइस, वो डेफिनेटली एक एड ऑन है। आप अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ा ही रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो नेट की तैयारी करके बैठा होता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं होता, ये उसके लिए बहुत आसान है। क्योंकि सेट एग्जाम का सिलेबस नेट का ही सिलेबस होता है, बट उसका जो पेपर का लेवल है वो नेट से कम ही है। तो स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई करके बैठे होते हैं उनके लिए सेट इज मोर ऑफ अ केक वॉक आई वुड से। अच्छा, अगर हम नेट की बात करें, जब नेट में ये दिक्कतें आ रही हैं मैम, तो फिर तो ये ऑप्शन मेरे लिए तो मतलब कोई खास है ही नहीं। हाउ शुड आई बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट नेट इज व्हाट आई वांट टू नो। वेल द आंसर इज यू कांट। क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना, भले ही वो ये भी कहते हैं कि अरे जेआरएफ तो सिर्फ फेलोशिप के लिए है, बट अगर आप नेट क्वालिफाई कर लोगे ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज के लिए आराम से बैठ सकते हो। लेट मी टेल यू द रियलिटी गाइस, अगर आप जाओगे नेट क्वालिफाई करके, सेकंड कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली कैटेगरी, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी जाते हो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए, इन प्राइवेट कॉलेजेस आप कह लो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में कह लो, वो प्रेफरेंस इसको देते हैं। पीएचडी एडमिशन में प्रेफरेंस इसको मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ और यहाँ की क्वालिफिकेशन लेकर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में फॉल ही करते हैं। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे भले ही वो बोल रहे हैं कि दिस कैटेगरी मेक्स यू एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी प्रेफरेंस इनको दी जाती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रेफरेंस इन पर आती है। एंड पीएचडी में तो आई वुडंट से कि कोई भी एड ऑन बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसलिए ही जो रेस है ना, वो रेस इसी के लिए है, सारे इसी के पीछे भाग रहे हैं। वो जिनकी उम्र का एक फैक्टर आ जाता है, वो ही है जो नेट के लिए खाली एलिजिबल है, और वो जेआरएफ की रेस से बाहर हो जाते हैं। बट जितना भी क्राउड आप देख रहे हो उनके 20s में, वो सारे के सारे जेआरएफ के लिए ही लड़ रहे हैं, इसलिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दे रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मुझे तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर से बाहर ही निकलना है, मुझे तो एकेडेमिया में जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे नेट नहीं देना है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जो भी हो रहा है उसके बावजूद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी होगा। ऐसा नहीं है एग्जामिनेशन होना बंद हो जाएगा। जो भी हो जाए, आपका ये जो गेटवे है ये इसी तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही स्क्रैप कर दिया जाएगा, एग्जाम तो ऐसे ही होगा। ये एक रास्ता है, दिस इज द पाथवे। ये आपको इस पूरे पाथ से निकलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो सिनेरियो में तो अब चीजें कैसी भी हो, वी हैव टू स्टिक टू व्हाट वी हैड प्लान फॉर आवरसेल्व्स। तो दिसंबर में जब एग्जाम होना ही है, तो हम अपनी तैयारी को रोक के क्यों बैठे हैं? रीस्ट्रक्चरिंग, रीफॉर्मेशन, ये सब चीजें होंगी, बट उसका मतलब ये नहीं ना कि आप बैठे रहो उसकी ताक में, आप अपनी तैयारी को रोक दो। जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो ना, वो सिर्फ नेट की तैयारी नहीं होती है, वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी है, वो आपके उन वैकेंसीज की तैयारी है जो आप नेट क्वालिफाई करके बैठोगे, वो उन सारे इंटरव्यूज की तैयारी है जो आप नेट क्वालिफाई करके जाओगे, जिसमें आप बैठोगे पैनल के सामने एकदम ब्लैंक हो जाओगे। अगर इस टाइम पे किताबें बंद करके सिर्फ ताक में बैठे हुए हो कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, आई गेट द एंजाइटी गाइज, आई टोटली अंडरस्टैंड द एंजाइटी, बट इस मोमेंट पे द ओनली थिंग अ टीचर विल टेल यू इज टू स्टिक टू योर प्रेपरेशन, स्टिक टू योर सिलेबस। आप चाहे नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो, 100% कॉन्फिडेंट हो कि मेरा तो क्वालिफाई होगा, तो भी आप अपनी किताबों को बंद मत करो। और जो लोग पहला अटेम्प्ट देकर आए थे या जो लोग का ट्रायल अटेम्प्ट था, वो तो बिल्कुल ही इस चीज के उसमें ना फंसे और अपनी दिसंबर की तैयारी कंटिन्यू करते हुए चले। क्रांति स्टूडेंट्स लेकर आए थे, ये क्रांति आप लोगों की थी कि जो प्रोफेशनल आंसर की का नोटिस भी आया है, बट
इस क्रांति को रखते हुए भी आपको अपनी जो करियर की जर्नी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो इसलिए इस टाइम पे जब आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन आउट देयर, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट गाइस। ये आपके ऑप्शंस को बहुत कम कर देता है, या आपके ऑप्शंस को एक्सपैंड करता है, या आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल बनाता है। पैसा इसमें नहीं मिलेगा, पैसा इसमें मिल रहा है रिसर्च के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटीज के पास जाओगे सेट क्वालिफाई करके, तो आपके चांसेस बहुत लो हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको लेंगे भी नहीं। वो ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस देंगे, बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है नेट क्वालिफाई करके, तो वो प्रेफरेंस में जाएगा या आप प्रेफरेंस में जाओगे, ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, आपको ये एग्जाम देना है, जिसके लिए हम लोगों ने तो अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए। मैंने अपना बैच स्टार्ट कर दिया था जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हुआ, मैंने अपना बैच स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइमलाइन मेरे को कम नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो फरवरी अप्रैल में एग्जाम कराएंगे तो मुझे एक्स्ट्रा महीने मिलेंगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। मुझे उतना ही टाइम मिलेगा, आपको उतना ही टाइम तैयारी का मिलेगा। तो आपको तो अपनी तैयारी नहीं रोकनी है। Right now on 15th, on the day of independence, we decided कि we will bring such crazy gifts for you people and such crazy discounts for your people कि आप लोगों को बहुत minimal cost पे हम लोग बैच दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक आप लोगों को पैसे कमाने का भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो महीने जो आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद होते हैं, क्योंकि मैं तो मान के चल रही हूँ कि आपका क्वालिफाई होगा, तो जो महीने आपके क्वालिफाई करने के बाद के होते हैं, उन महीनों में आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हो इन योर एडमिशंस एंड एवरीथिंग। उस टाइम पे कई स्टूडेंट्स ऐसे ब्लैंक होते हैं कि मैम मुझे कोई इंटर्नशिप मिल जाए तो अच्छा होगा, अभी मेरी चीजें प्रोसेस में चल रही हैं, तो आई नीड समथिंग टू डू, दैट टू समथिंग विच विल गिव मी मनी। तो टेक्स्ट बुक आपको पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, 79,000 का कैशबैक, उसके ऊपर से आपको 40,000 पर मंथ की पेड इंटर्नशिप मिल रही है। 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जेआरएफ क्वालिफाई करने पे, अगर आप हमारे बैच का पार्ट हो। सेम गोज फॉर योर अदर बैचेस। आपको फाउंडेशन में भी ऑफर्स मिल रहे हैं, 50% कैशबैक अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, और 100% आपकी फी हम रिफंड कर रहे हैं अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है हमारा बैच में इनरोल करने के बाद। बट ये सारे ऑफर्स गाइस सिर्फ 15 अगस्त के लिए ही हैं। अगर आप इस डेट के बाद ले रहे हो, ये सारे ऑफर्स आपके लिए वैलिड नहीं बचते। तो ये करंट प्राइसेस चल रहे हैं मेरे फाउंडेशन बैच के, आप देख सकते हो 6,999 में दिसंबर का बैच आपको मिल रहा है विद 6 मंथ्स वैलिडिटी ओवर एंड अबव द 6 मंथ्स। ये 12 महीने का आपको बैच ऑलरेडी मिल रहा है, उसके ऊपर से 12 महीने की वैलिडिटी है, और ये 18 महीने के बैच पे 18 महीने की वैलिडिटी है। कोड क्या आपको यूज करना है, दक्षता कोड आप यूज कर सकते हो, एंड इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट फाउंडेशन पे भी मिल जाएगा और जीएसपी पे भी मिल जाएगा। जीएसपी का विदाउट बुक्स ये प्राइस है, विद बुक्स ये प्राइस है, और यहाँ पे ही आपको वो 2 लाख का ऑफर मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज द मूवमेंट। आप लोग को जब पता है तैयारी रोकनी ही नहीं है, तो फिर आप इसी दिन पे इनरोल करो, अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, स्मार्ट डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, जीएसपी बैच में इनरोल करने के बावजूद आपका जेआरएफ नहीं हुआ, we will give your money back. This is textbook's promise to you. So this is all about this video guys. अगर आपकी कोई भी query है about the journey of becoming an assistant professor, because I have previously been an assistant professor, तो मैंने वो सब चीजें एक्सपीरियंस करी है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत क्लोजली समझ सकती हूँ कि what you are going through। इसलिए मैं as your elder sister I am giving you this advice that please 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 do not stop studying. Do not stop studying. So that's pretty much it. All the best for your future, guys. I hope things fall into place as early as possible, and I'll pray for you. Thank you so much for watching.